applicability and rate. I am CA Hanumantrao Chaudhary, practicing chartered accountant from Pune. Is it audible, please? Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, So, sir. Today we going to discuss what is TDS. TDS means tax deducted at source. TDS जैसे आपने जो पेमेंट करता है वो लोगों को डिडक्ट करना पड़ता है. TDS क्यों आया, थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो भी सामने वाला पार्टी रहता है वो अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में रहता है. इन सपोज ट्रांसपोर्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, दे आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सेक्टर. जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर था, ये सब चीजें देख के उन्होंने ये TDS कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. इससे क्या होता है, जो भी सर्विस रिसीवर है उनको TDS कट करके पेमेंट देना पड़ता है. जैसे ही उन्होंने TDS कट करके TDS का रिटर्न भरता है तो सामने वालों का 26 AS में दिखता है. जैसे 26 AS में दिखा, सामने वालों को भी कंपलसरी होता है उनको इनकम बताना. उसके लिए TDS ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे GST में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ऐसे इनकम टैक्स में TDS है. Who should deduct the TDS? TDS जो पेमेंट करता है उनको TDS डिडक्ट करना पड़ता है. रिसीवर शुड डिडक्ट द TDS एंड व्हेन शुड डिडक्ट द TDS. TDS कट कब करना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है. पेमेंट और बिल विच एवर इज अर्लियर. जो भी आपका पहले रहता है, सपोज आपका बिल पहले आया तो बिल के ऊपर TDS कट करना है आपको. सपोज आपने पेमेंट पहले किया तो पेमेंट के ऊपर आपको TDS कट करके गवर्नमेंट को भरना पड़ता है. What is the consequence of if TDS is not deducted and paid to the government? Suppose आपने TDS डिडक्ट नहीं किया हुआ है तो क्या होगा. सपोज आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, सपोज आपने 5 लाख लेबर चार्जेस पेमेंट किया किसी को, आपने TDS डिडक्ट नहीं किया. TDS डिडक्ट नहीं किया तो आपका जो भी 30% ऑफ एक्सपेंसेस रहते हैं वो डिसअलाउड हो जाते हैं. इट मींस सपोज आपने 5 लाख किसी को लेबर चार्ज के लिए पेमेंट किया, 30% मींस 1,50,000 आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं, उसके ऊपर अपने को इनकम टैक्स पे करना पड़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने पेमेंट किया बट आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, उसके लिए आपको 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. What is the consequence if TDS is paid late? आपने सपोज TDS लेट भरा तो क्या होगा आपके लिए. TDS लेट भरा, सपोज आपका मई का TDS भरना रहते आपको 7 जून को भरना पड़ता है. सपोज आपने जुलाई में भरा रिटर्न, जुलाई 5 तारीख को आपने भरा, एक्चुअल डिले हुआ अपना 1 मंथ के लिए, बट TDS प्रोविजन में आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट भरना पड़ता है. आपको मई का इंटरेस्ट भरना पड़ते है, जून का इंटरेस्ट भरना पड़ता है और जुलाई का इंटरेस्ट भरना पड़ते है. 1.5% ईच मंथ आपको टोटल इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. इसके ऊपर 4.5% आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ड्यू टू यू लेट बाय 1 मंथ. उसके लिए आपको ये ध्यान देना है, TDS जो भी हो इन टाइम पे देना है. जो भी अपनी इंटरेस्ट पे करता है वो एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं होता है. आपको 2 लॉस हो जाते हैं. एक तो आपका डिसअलाउड हो जाते, आपने डिडक्ट नहीं किया तो, और आपने लेट पे किया तो आपको इंटरेस्ट जो पे करते वो भी एक्सपेंसेस बोल के ट्रीट नहीं होता है. व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस इफ TDS पेड बियॉन्ड 1 ईयर. कुछ लोग TDS भरता ही नहीं है. सपोज आपका अप्रैल 20 में आपने TDS डिडक्ट किया, आपने नेक्स्ट अप्रैल तक TDS भरा ही नहीं है, तो सपोज आपने 1 साल से ज्यादा आपने TDS कट करके भरा नहीं तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है, आपको प्रोसिक्यूशन का नोटिस इशू कर सकता है. सो बी वेरी केयरफुल. आपका TDS का जो भी डिफॉल्ट है वो 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये होगा TDS डिडक्शंस एंड लेट पेमेंट. उसके बाद आता है TDS रिटर्न्स. TDS रिटर्न्स क्या होता है. सपोज आपने 3 मंथ का अभी अप्रैल मई जून का आपने TDS कट किया और गवर्नमेंट को भरा, उसके बाद आपको TDS का रिटर्न करना पड़ता है क्वार्टरली. उसका ड्यू डेट्स रहता है क्वार्टर एंड का नेक्स्ट एंड ऑफ द मंथ. सपोज आपका अप्रैल मई जून का जो फर्स्ट क्वार्टर है आपका ड्यू डेट रहता है 31 जुलाई. सिर्फ मार्च क्वार्टर का ड्यू डेट रहता है पेमेंट का 30 अप्रैल और उसका TDS रिटर्न का डेट रहते 31 मई. अभी तो बहुत सारे
ड्यू डेट्स हैम्पर्स हुआ है वो आगे पीछे हो सकता है, बट रेगुलर ड्यू डेट्स 30 अप्रैल और 31 मई होता है मार्च क्वार्टर के लिए। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस इफ टीडीएस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड इन टाइम? आपने टीडीएस रिटर्न भरा ही नहीं है तो क्या होगा? बहुत सारे लोग इवन नील रिटर्न नहीं भरता है, वो टीडीएस पेमेंट नहीं हुआ तो नील रिटर्न भी नहीं भरता है, तो पर डे उनको 200 रुपीज पेनाल्टी पड़ता है। उसके लिए वन शुड टेक केयर, एटलीस्ट आप नील रिटर्न भरो, बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं वो नील रिटर्न भी नहीं भरते, क्योंकि रिवाइज करना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है उनके लिए। वो ऐसे पर डे 200 रुपए और जो भी आपका टीडीएस है उतना आपको विच एवर इज लोअर आपको पेनाल्टी पड़ता है। अभी हम लोग जाएंगे क्या क्या रेट्स अपने को सेक्शन हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। फर्स्ट वी गो सेक्शन 192 पेमेंट ऑफ सैलरी। सैलरी के ऊपर टीडीएस क्या होता है हम लोग देख लेंगे। ये सब लोगों को पता है तो भी हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे। अप टू 2,50,000 आपको कुछ टैक्स नहीं पड़ता है। 2,50,000 ₹1 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 1 टू 10,00,000 20%, अबव 10,00,000 30%। ये जो स्लैब है ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए है। ये स्लैब के हिसाब से आपका जो भी टीडीएस, बहुत सारे लोग सैलरी का टीडीएस ईयर में एक बार कट करते हैं। हम लोग सजेस्ट करेंगे आप मंथली मंथली इसको कैलकुलेशन कर दीजिए पहले एवरी ईयर, देन उसको डिवाइडेड बाय 12 करके आप उनका टीडीएस एवरी मंथ कट कर दीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय को भी बर्डन नहीं होता है और आप इजीली कंप्लायंस भी अपना टाइम पे हो जाता है। सो टीडीएस आपको जब डिडक्ट करता है मंथली करना अच्छा रहेगा। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 1920। इवन हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी देखेंगे, क्योंकि अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी है वो थोड़ा अपने को कॉम्प्लिकेशन करके रखा हुआ है इस ईयर में। फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपने को उन्होंने दोनों ऑप्शंस दिया हुआ है। एक तो आप ओल्ड रूल सेलेक्ट करो, ओल्ड जो भी स्लैब है, नहीं तो अपने न्यू स्लैब का आपने सेलेक्ट करो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, ओल्ड स्लैब अच्छा है क्या न्यू स्लैब अच्छा है। बहुत सारे अपने को अभी फोन आते सर कौन सा स्लैब अपने लिए अच्छा रहेगा। हम लोग तो सजेस्ट करेंगे, आपका सपोज एटीसी का डिडक्शन फुल है, हाउसिंग लोन और इंटरेस्ट आपका है, तो हम लोग सजेस्ट करेंगे ओल्ड जो स्कीम है आपके लिए अच्छा रहेगा, जो जिसका सैलरी बिलो 10 लाख रहता है। जो नया स्लैब है अप टू 2.5 lakhs कुछ भी नहीं है, 2.5 to 5% एंड 5 to 7.5%, 5 lakhs 10%, 7.5 to 10 lakh 15%, 10 to 12.5%, 20, 25, 30, ये इतना सारे रेट्स नया स्लैब में इसमें दिया हुआ है करेंट ईयर में। आपको अभी चॉइस करना है, जब ये आपका अभी जैसे लॉकडाउन ओपन होते बहुत सारे कंपनी डिक्लेरेशन लेने में चालू हुआ, अब कौन सा स्कीम अडॉप्ट कर रहे हैं, नया वाला है क्या पुराना वाला। हम लोग उसके आपको सजेस्ट देता हूँ, तो एटीसी का सपोज आपका फुल डिडक्शन से हाउसिंग लोन और आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट था, तो आप पुराना जो स्लैब था वो आपके लिए अच्छा है। वो पुराना वाला क्यों अच्छा है? सपोज आपने नया स्कीम सेलेक्ट किया तो ये सब डिडक्शन आपके लिए नहीं मिलने वाला है। कौन सा डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है? ऊपर का जो स्लैब आपने चॉइस किया तो एलटीए आपको नहीं मिलने वाला है, एचआरए नहीं मिलने वाला है, कन्वेंस आपको नहीं मिलने वाला है, रीलोकेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलने वाला है, हेल्पर अलाउंस नहीं मिलने वाला है, चिल्ड्रन अलाउंस नहीं मिलने वाला आपको, अदर स्पेशल अलाउंस आपको नहीं मिलने वाला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अभी 50,000 है वो भी आपको नहीं मिलने वाला है, प्रोफेशनल टैक्स जो 2,500 है वो भी आपको नहीं मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अभी जो 2 लाख आप क्लेम कर सकते हैं वो भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। और चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है, एटीसी का आपको 1,50,000 मिलता है, एटीडी का 25,000 मिलता है, एटीई का आपको एजुकेशन लोन के लिए, ऐसे जो भी डिडक्शन आपको मिलता है। सपोज आपने नया सेक्शन आपने नया स्लैब आपने चॉइस किया तो आपको ये सब डिडक्शन आपको बोलना है। जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, किसी का हाउसिंग लोन नहीं है, उनके लिए जो नया स्कीम है वो अच्छा रहेगा। इसके लिए वन शुड टेक वेरी कॉशियस इन चॉइसिंग स्कीम्स। सैलरी लोग एवरी ईयर आप ये स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं, बट बिजनेसमैन जो है उनके लिए सिर्फ एक ही बार उन्होंने चेंज कर सकते हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे सेक्शन 192A, पेमेंट ऑफ accumulated balance of provident fund which is taxable in the hands of employee। सपोज कुछ प्रोविडेंट फंड आपने विड्रॉल किया तो आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो आपका 10% टीडीएस कट होता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एनी डिबेंचर सिक्योरिटीज जो भी आपका लोकल अथॉरिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट से है,
इसके ऊपर 10% आपको टीडीएस कट करके मिलता है। ये बहुत कम लोगों को अप्लीकेबल होता है। सपोज आपका कुछ कैपिटल गेन का जो बॉन्ड्स रहते हैं, सिक्योरिटी रहते हैं, आपने परचेज किया, उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर 10% टीडीएस कट होता है। एनी डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी, आपको कंपनी में कुछ आपने डिबेंचर लिया, उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला तो 10% टीडीएस आपको कट करके देता है। एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये 10% है। ये जो सेक्शन है ये बहुत कम अप्लीकेबल होता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा फास्ट रिव्यू करेंगे इसका। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन एनी अदर सिक्योरिटी। एनी अदर सिक्योरिटी रहता है आपको 10% टीडीएस कट करके मिलता है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये जो 5000 लिमिट है, ये बैंक का इंटरेस्ट छोड़ के आपको 5000, सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर को देता है, आपका 5000 से ज्यादा रहा तो आपको 10% टीडीएस कट करके देना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउड होता है। इन केस ऑफ बैंक इंटरेस्ट सेक्शन 194A, एनी इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पोस्ट ऑफिस, सपोज आपका इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, आरडी इंटरेस्ट, तो आपका मोर देन 40,000 हुआ तो बैंक आपका टीडीएस 10% कट करके आपको देता है। बहुत सारे लोग 15G और 15H सबमिट करता है, उस टाइम पे टीडीएस बैंक कट नहीं करता है। बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, जिसका इनकम मोर देन 2,50,000 है, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम सपोज उनका मोर देन 2,50,000 है, वो 15G और 15H नहीं दे सकते। सीनियर सिटीजन के लिए वो 5 लाख और 3 लाख कंडीशन है, उससे ज्यादा रहे तो सीनियर सिटीजन लोग भी 15G 15H नहीं दे सकते। उसके लिए ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखना है आपका इनकम मोर देन 2 टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है क्या कम है। सपोज ज्यादा रहो तो आप 15G 15H देना, इट इज ऑफेंस, एक गलत है। उसके लिए आप देखना है आपको 15G H देना है क्या नहीं देना है। अभी हम लोग जाएंगे सेक्शन 194A, जो नॉर्मल लोगों के लिए जो 40,000 का लिमिट है इंटरेस्ट के लिए, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उनकी, उसके बाद सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कट होता है। सपोज आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो सीनियर सिटीजन के लिए भी टीडीएस कट होता है। सपोज उनका इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम कुछ रेंट रहेगा, वो मोर देन 2 लाख, उनका 3 लाख ज्यादा रहा, सपोज उनका एज 60 ईयर से ज्यादा है बट बिलो 80 ईयर्स के कम है, उनके लिए स्लैब है 3 लाख रुपए, और जो अबव 80 है उनके लिए 5 लाख स्लैब है। तब तक उनको टीडीएस एप्लीकेशन नहीं होते, वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बट इससे ज्यादा हुआ तो वो भी फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, टीडीएस डिडक्ट करना अच्छा रहेगा। सेक्शन 194B जो है, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी। आपने सपोज कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए आपने जीत लिया, तो आपका 30% टीडीएस कट करके आपको पेमेंट करेंगे। उसके लिए सेक्शन 194B बोलता है आपका जो भी लिमिट से 10,000 से ज्यादा हुआ आपने विन किया तो आपको 30% टीडीएस कट होता है। सेक्शन 194BB जो है, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हार्स रेस, आपने कुछ हार्स रेस में मोर देन 10,000 विन हुआ तो भी टीडीएस आपका 30% डिडक्ट होता है। अभी हम लोग आएंगे सेक्शन 194C, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से, सब लोगों को ध्यान रखना है। जो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है उसके ऊपर आपको टीडीएस कट करना पड़ते हैं। सपोज आपने लेबर चार्जेस का काम है, आप कुछ कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, उनका सपोज उनका व्हीकल मोर देन 10 है, तो उनके लिए भी टीडीएस ये 194C क्लॉज अप्लीकेबल होता है। इसमें कैसे कंडीशन से, सपोज आपका पेमेंट, वन पेमेंट मोर देन 30,000 और अग्रीगेट 1 लाख रुपीज। सपोज मान लीजिए आपने पेमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया 25,000, उस टाइम पे आपको टीडीएस कट करने का जरूरत नहीं है। सपोज आपने पेमेंट किया 31,000 उस टाइम पे, अथवा बिल आपका 31,000 का आ गया, उसके ऊपर आपको टीडीएस कट करना है। अग्रीगेट 1 लाख रुपए, सपोज 25,000 25,000 चार बार आपने वही पार्टी को पेमेंट किया, वो 1 लाख से ज्यादा हुआ तो भी आपको टीडीएस कट करना जरूरी है। इसमें दो ही कंडीशन आपको देखना है, वन पेमेंट और वन बिल मोर देन 30,000 और अग्रीगेट साल भर में 1 लाख के ऊपर हुआ तो ये टीडीएस क्लास अप्लीकेबल होता है। सपोज अपने सामने वाला पार्टी इंडिविजुअल रहा, एचयूएफ रहा, तो अपने को 1% कट करना है। अदर देन एचयूएफ इंडिविजुअल मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, अपने को 2% कट करना है। अब कैसे पहचानेंगे ये पार्टनरशिप फर्म है क्या इंडिविजुअल है? आप लोग ये देख सकते हैं, उनका जो पैन नंबर रहते हैं, उसका जो 4 नंबर का जो डिजिट रहते हैं, सपोज AGUP, पी मींस प्रॉपरेटर रहता है, जो भी पी का जो ये रहता है अपना अल्फाबेट रहता है, उसको
वो प्रॉपरेटर होता है, एफ रहा तो फर्म होता है, सी रहा तो कंपनी होता है, टी रहा तो ट्रस्ट होता है। वो आप पैन के ऊपर जस्टिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल। उसके हिसाब से आपको 1% 2% कट करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग नेक्स्ट आएंगे सेक्शन 194 डी, इंश्योरेंस कमीशन। सपोज आपका कुछ इंश्योरेंस का कमीशन आ गया, सपोज हम लोग कुछ कमीशन दे रहे किसी को, तो अपने को 15,000 से ज्यादा रहा तो अपने को 5% टीडीएस कट करना जरूरी है। 194 डीए क्या बोलते हैं, सपोज आपका एलआईसी का कुछ कमीशन आता है, बाकी लोगों के लिए कंडीशन 15,000 है, एलआईसी कमीशन के लिए 1 सितंबर 2019 से उनका लिमिट बढ़ गया, वो 1 लाख हो गया। तो आपका 1 लाख तक एलआईसी से जो भी कमीशन आते हैं टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है उसमें से। सेक्शन 194 ई पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनएससी। सपोज आपने कुछ पेमेंट आपको मिला है एनएससी से, उसका अमाउंट मोर देन 2500 है, आपका टीडीएस 10% डिडक्ट होता है। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग 194 एफ, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सपोज आपका कुछ म्यूचुअल फंड्स रीपर्चेज हुआ, तो आपका पेमेंट करते टाइम पे 20% आपका टीडीएस कट करके देता है। सेक्शन 194 जी, कमीशन एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। आपको सपोज सेल ऑफ लॉटरी टिकट से कुछ कमीशंस मिला, आपका अमाउंट मोर देन 15,000 है, उस टाइम पे आपका 5% टीडीएस कट होता है। सेक्शन 194H, कमीशन और ब्रोकरेज, इफ इट इज एक्सीड 15,000 5% टीडीएस विल बी डिडक्टेड। जो भी आपने रियल एस्टेट एजेंट है, आपका कमीशन मिल गया 15,000 से ज्यादा, तो 5% टीडीएस कट करके आपको मिलता है। सेक्शन 194I, रेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सेक्शन है, सबको ध्यान से देखना है। पहले ये जो लिमिट था रेंट का वो 1,80,000 था, 1920 में वो लिमिट है 2,40,000। सपोज आपने कुछ फैक्ट्री शेड है, आपने पेमेंट किया, वो पर मंथ रेंट आपका मोर देन 20,000 है, आपको टीडीएस 10% कट करना पड़ता है। प्लीज म्यूट योर वीडियो एंड ऑडियो। प्लांट एंड मशीनरी, सपोज आपने रेंट दिया, सपोज आपने कुछ जेसीबी परचेज किया और कुछ काम के लिए कुछ मशीनरी आपने रेंट के लिए लिया। सपोज आपका प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपने रेंट पे किया, उसका 2% होता है। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर है तो उसका 10% आपको पे करना पड़ता है। सेक्शन 194IA, payment on transfer of certain immovable property other than agriculture land. If you purchase any flat or bungalows, if that agreement value is more than 50 lakh, you have to deduct the TDS. Suppose आपने कुछ फ्लैट परचेज किया, उसका वैल्यूज मोर देन 50 लाख है, बिल्डर को आप पेमेंट करते टाइम में आपको 1% टीडीएस कट करके देना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भूल जाता है, टीडीएस नहीं कट करता है, तो उस टाइम पे आपको आगे दिक्कत होता है। अभी तो वो लोग कंट्रोल रखा हुआ है, जब सब रजिस्टर के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, बैंक लोन के लिए जाए, तो आपका ये 1% टीडीएस का आपको चलन देना पड़ता है, तभी आपका लोन डिसबर्समेंट होता है। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है 26 क्यूबी फॉर्म भर के जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है फ्लैट परचेज के लिए, बंगलो परचेज के लिए 1% टीडीएस कट करना बहुत जरूरी है। एक बार उनको बिल्डर को अपने पैसे पूरा दे दिया, बाद में वो आपको दिक्कत होता है। आपके लिए आपको ये ध्यान रखना है, सब लोगों के लिए, जिसका भी फ्लैट परचेज वैल्यू मोर देन 50 लाख है, उनको सबको 1% टीडीएस कट करके बिल्डर को देना है। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग सेक्शन 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। ये जो प्रॉपरेटर के लिए टीडीएस कब अप्लीकेबल होते हैं, प्रॉपरेटर के लिए सिर्फ टीडीएस क्लॉज, सपोज आपका 1920 में टैक्स ऑडिट है, आपका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ से, तो ही आपको प्रॉपरेटर को 2021 में टीडीएस क्लॉज अप्लीकेबल होता है। बाकी पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड के लिए ये कंडीशन नहीं है, ओनली प्रॉपरेटर के लिए कंडीशन है। आप सिर्फ आपका लास्ट ईयर में आप टैक्स ऑडिट में है, तो ही आपको करंट ईयर में टीडीएस का क्लॉज अप्लीकेबल होता है। बट सेक्शन 194IB बोलता है आपने टैक्स ऑडिट में नहीं है, बट आपने जो फैक्ट्री शेड का जो रेंट है, आपका ऑफिस का रेंट है, आपने 50,000 से ज्यादा दे रहे, तो आपको टीडीएस क्लॉज अप्लीकेबल होता है। तभी भी आपको इवन आपका टर्नओवर 1 लाख भी है, बट आपने रेंट मोर देन 50,000 दे रहे हैं, तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करके देना जरूरी है, नहीं तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउड होते हैं 30%। अभी हम लोग जो डिस्कशन किया हुआ है। सेक्शन 194IC जो है,
पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, जो भी बिल्डर के साथ में ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट होता है उसी टाइम पे भी 10% टीडीएस का क्लॉज अप्लीकेबल होता है। पेमेंट फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस और रॉयल्टीज, सेक्शन 194 जे जो भी प्रोफेशनल लोगों के लिए, सीए के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जो डिजाइन के लिए, सॉफ्टवेयर लोगों के लिए जो भी अपने पेमेंट करता है उसका पेमेंट मोर देन 30,000 हो तो आपको टीडीएस कट करना जरूरी है। टीडीएस का रेट है 10%, आपको टीडीएस डिडक्ट करके देना है। सिर्फ इसके लिए एक एक्सेप्शन है, सपोज आपने पेमेंट कॉल सेंटर के लिए दिया फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, आपको टीडीएस कट करना है 2%, नॉट 10%। बाकी सब प्रोफेशनल के लिए 10% टीडीएस है। सपोज आप पैन नंबर नहीं दिया, कोई भी आपका टीडीएस कट करते टाइम में जो पेई है वो पैन नंबर नहीं दिया तो उस टाइम पे आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया टीडीएस का क्लॉज। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टीसीएस। टीसीएस क्या होता है? टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जो टीडीएस है वो जो सर्विस रिसिपिएंट है वो कट करके अपने को देता है, बट जो टीसीएस है जो सर्विस प्रोवाइडर है, मींस जो सपोज हम लोग सेल कर रहे तो अपने को टीसीएस कट करके देना पड़ता है। सपोज स्क्रैप है, सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका, आप स्क्रैप सेल किया, जो स्क्रैप सेल करने वाला लेने वाला है वो भी अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर रहते, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है उसको कंडीशन डाला हुआ है, आपको 1% टीसीएस कट करके देना है। उसी हिसाब से टेंडू लीव्स है, टिम्बर है एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर भी 1% टीसीएस कट करके देना पड़ता है। पार्किंग प्लाजा है एंड मिनरल कोल आए, इसके सब के ऊपर आपको टीसीएस कट करके देना पड़ता है। टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को आपको भरना पड़ेगा। टीसीएस का भी रिटर्न्स रहते, वो भी डेट उसका ड्यू डेट रहते 15 ऑफ द एंड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। सपोज आपका अप्रैल मई जून का टीसीएस है, आपको पेमेंट तो टाइम सेम है बट टीसीएस का रिटर्न के लिए ड्यू डेट है 15 ऑफ जुलाई होता है उनका। उसके लिए सबको ये ध्यान रखना है, आपका जो भी टीसीएस रहते प्रॉपर कलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग टीसीएस कलेक्ट नहीं करते, स्क्रैप सेल करते हैं बट उनको पता ही नहीं रहते वो टीसीएस कट करना क्या नहीं करना है। बिकॉज हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्क्रैप सेल होता ही है, गवर्नमेंट के पास एक स्टैंडर्ड सर्टन वैल्यूएशंस रहते हैं, इतना आपका सेल हुआ तो इतना आपका स्क्रैप जनरेट होता है। उसके लिए सब लोगों को स्क्रैप सेल जो भी होता है आप स्क्रैप सेल दिखा के उसके ऊपर भी जीएसटी भर के और टीसीएस भी जो है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरना बहुत जरूरी है। अभी सब लोग केयरफुली टीसीएस भरते जाइए। और दूसरा जो सेक्शन 206C है, सपोज आपने कुछ व्हीकल परचेज किया, पहले कोई लोग परचेज करता था बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये सब व्हीकल परचेज करता था बट उनका कुछ ट्रैक नहीं होता था गवर्नमेंट के पास, उनका इनकम तो कुछ नहीं रहता है बट वो लोग दे आर परचेजिंग बीएमडब्ल्यू, ऑडीज एंड जॉगर व्हीकल्स। बट गवर्नमेंट मेक द कंट्रोलिंग सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग द टीसीएस प्रोविजंस। अभी आप सपोज कार लेने के लिए डीलर के पास जाएंगे, आप सपोज एक 50 लाख का अपने कार ले रहे हैं तो आपका 1% टीसीएस कट करके आपको गवर्नमेंट डीलर ने आपका टीसीएस 1% कट करता है। जब भी हम लोग 26 में देखता है तो आपने परचेज किया दिखता है, गवर्नमेंट ने वो ट्रैक करता है। सपोज आपने 50 लाख का कार लिया, उसका सोर्सेस क्या है, आपने लोन से लिया, क्या इनकम आपका था, पहले पहले कुछ इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरा हुआ है क्या, ये सब चीजें वो क्रॉस चेक होता है। उसके लिए अभी बड़े बड़े जो भी गाड़ी लेता है उसके साथ में आपका सोर्सेस ऑफ इनकम भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जब हम लोग उनका रिटर्न्स भरते, अपने क्लाइंट्स का कुछ रिटर्न्स भरते, हम लोग 26A चेक करते हैं तो उनका जो भी कितना रेट का उन्हें गाड़ी परचेज किया अपने को पता चल जाता है। हम लोग उनको बोलते हैं सर कंग्रेचुलेशन यू परचेज द व्हीकल ऑफ ₹20 लाख। वो पूछते सर आपको कैसे पता चला, मैं तो बताया नहीं आपको 20 लाख का मैंने कार लिया हुआ है। सर आपका 26AS बता रहे हैं, आपका टीसीएस कट किया हुआ है, आपने इतना वैल्यूज का कार लिया बोल के। ये जो क्रॉस चेकिंग है ये सब अभी चालू हुआ है। सपोज अभी आपने कुछ गोल्ड परचेज किया, आपने कैश में पेमेंट किया मोर देन 2 लाख के ऊपर एक ही जगह पे, तो आपको टीसीएस उधर भी 1% कट करना उनको अभी राइट चालू किया। उसके लिए अभी आप जब गोल्ड परचेज करने के लिए जाता है तो पहले ज्वेलर्स लोग तो आपको पैन नंबर नहीं पूछता था, अभी आप जब भी आप परचेज करने के लिए जाएंगे तो पैन नंबर कंपलसरी पूछने को चालू किया। उसके पीछे रीजन यही है, आप जब भी गोल्ड परचेज करता है तो आपको
मोर देन 2 लाख आपने सपोज पेमेंट करना रहे तो आपका टीसीएस 1% उधर डिडक्ट होता है। वो भी आपको गवर्नमेंट को समझ में आता है आपने कितना गोल्ड परचेज किया, और परचेज किए तो उसका सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, आपने उसके ऊपर टैक्स भरा क्या नहीं भरा हुआ, ये सब चीजें जानकारी गवर्नमेंट के पास जाता है। ये जो टीडीएस और टीसीएस जो कॉन्सेप्ट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम इज वेरी ब्रिलियंट पर्सन एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये जो टीसीएस और टीडीएस बाहर दूसरा कंट्री से जो इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में किया हुआ है, इससे बहुत सारे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट्स हुआ है। उसके लिए सबको ये कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। सपोज टीसीएस के कोई लोगों का पैन नहीं है तो आपको टीसीएस 5% डिडक्ट करना है। सपोज आपने स्क्रैप सेल किया कोई बंगार वाला लोगों को, बट उनके पास पैन नहीं है, तो आपको टीसीएस 5% कट करना है, 1% उनकी नहीं कट करना है। जैसे अपना टीडीएस की in case of TDS if there is a no pan, we deduct 20%. Hello, audible please? Hello? Yes, sir. Yeah. So today is this is the TDS and TCS concept. Tomorrow we will meet for discussions of balance sheet, basic balance sheet. What is the clause by clause analysis of balance sheet? Tomorrow we will check. So thank you for attending today's seminar. If you have any queries, so you contact me or mail me. Thank you very much. Wish you all the best. We will meet tomorrow sharp 6 for discussions of understanding the balance sheet items. Thank you very much.